नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा ऑनलाइन टेस्ट है, जो दूसरा टेस्ट है, राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का सामान्य परिचय का पहला टेस्ट हो चुका है, उसके बाद राजस्थान का भौतिक विभाजन का पूरा जो पार्ट है हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद आज हमें टेस्ट करना है। 50 क्वेश्चन लाया हूं आपके सामने, शानदार 50 क्वेश्चन है। वो आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा और आपको बताऊंगा, आपको आंसर करना है साथ साथ के अंदर, ठीक है। और आज कल देख रहा था मैं, आप सेशन, लाइव सेशन चल रहा था सर का, तो सर भावुक हो गए थे बहुत ज्यादा। और आप ये सोच सकते हो कि भावुक वही व्यक्ति हो सकता है जो स्थिति से गुजर चुका होता है, और आप और हम उस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो जिसने ये समय देखा है और आपके हालात समझ सकता है, वही व्यक्ति भावुक हो सकता है। और मैं कमेंट पढ़ रहा था कि लगभग सभी के सर मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा, मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा। तो हमें ये सिलेक्शन तो लेने ही है, सिलेक्शन हमें लेने ही है। यहाँ से कोई कमी नहीं आएगी, यहाँ से कंटेंट के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, वो हम पूरा शानदार तरीके से यहाँ से करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि जो आपका हित सोचता है वही भावुक हो सकता है, और इसके अलावा कोई भावुक हो नहीं सकता। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप तैयारी करो, जम के तैयारी करो, यहाँ से कोई कमी नहीं आएगी। सर की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और टीचर आपको अवेलेबल करवा देंगे, जैसे साइंस इंग्लिश का भी कह रहे हो, आपको वहाँ के वे टीचर भी उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन जो कंटेंट, जो मैटर आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है, उसको आपको शानदार तरीके से करना है, ठीक है। तो चलें पहले अपने ऑनलाइन टेस्ट के अंदर। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अपने बीच बीच में कुछ बातें चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो देखो, पहले ही क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, क्या चीजें हैं, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? आंसर आना चाहिए, पता है आप सबको, करवाया भी है। तो कितने भौतिक विभाग है आपको पता है, तो आंसर बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट आंसर आने चाहिए। तो फटाफट आंसर आने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 4। आपको पता है कि कितने हैं राजस्थान के भौतिक विभागों में, कितने बांटा गया है? तो 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। किसने बांटा है? तो हरिमोहन सक्सेना ने बांटा है, और ये सर्वमान्य भी माना जाता है, हरिमोहन सक्सेना, ठीक है। तो सक्सेना जी ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है ये, ठीक है। और कौन कौन से हैं आपको ये भी पता है, तो एक तो आ जाएगा आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा आ जाएगा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये चीजें आपको सिंपल करवा चुका हूं पहले भी, इसके बारे में ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ये 4 आ जाएंगे, ठीक है। फिर चौथा है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये आपके 4 भाग हैं, ठीक है, किसके? राजस्थान के। भौतिक विभाग कितने हैं? 4 भौतिक विभाग हैं। कौन कौन से आपको पता है? तो हरिमोहन सक्सेना है जिन्होंने 4 विभागों में बांटा है। और 4 विभाग कौन 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 से हैं? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाएगा आपका, ठीक है। चलें आगे, आगे देखो, आगे है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत गलत है? धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये इंपॉर्टेंट है, कथन वाला क्वेश्चन है ये। तो कौन सा गलत है, पढ़ो जल्दी, कौन कौन सा है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है या नहीं? साथ साथ में दिमाग में चलने चाहिए ये चीजें, ठीक है। फिर देखो, उत्तर पूर्वी मैदान टेथिस, टेथिस होना चाहिए यहाँ पे, क्या है? टेथिस, टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। फिर है पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष रूप है। और चौथा है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो आपको पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या है, गलत कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए, आपका गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों गलत है? क्यों सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है। ये किसका हिस्सा है, किसका अवशेष माना जाता है? तो आपको पता है कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किसका हिस्सा है, किसका अवशेष माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ये किसका अवशेष माना जाता है। तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और इसके अलावा विंध्याचल पर्वत का भी
ठीक है, भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? विंध्याचल पर्वत है उसका भी भाग माना जाता है। ये चीजें सिंपल चीजें हैं बिल्कुल भी, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? चले आगे, आगे देखो आगे क्या लिखा है। बाप बोल्डर्स, बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी कि बाप बोल्डर जो जगह है वो कहां पे है, कौन से जिले के अंदर आता है, वो आपको साथ साथ में बताते हुए चलना है इस बात, ठीक है। तो बताओ किसके अंदर है? जोधपुर के अंदर है, फलोदी के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, या फिर जोधपुर ग्रामीण के अंदर है? तो ये चीजें देखो किसके अंदर आएगा? बाप। तो बाप तो पहले तो कहां पे था? जोधपुर में था, ठीक है, लेकिन अब कहां पे चला गया है? ये चला गया है अब फलोदी में। कहां पे चला गया है? फलोदी के अंदर चला गया है। यहाँ पे क्या मिला है? सबसे बड़ी बात यह है बाप बोल्डर्स के अंदर क्या चीज महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें क्या चीज है? तो वो चीज है हिमानीकृत गोलाश्म, ठीक है, हिमानीकृत गोलाश्म है। और कब के हैं? तो कार्बोनिफेरिस काल के माने जाते हैं, ठीक है, कार्बोनिफेरिस काल के माने जाते हैं। इस बात का भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि बाप बोल्टर्स बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो फलोदी के अंदर है, पहले जोधपुर में था लेकिन अब किसके अंदर है? फलोदी में है। ये चीजें भी ध्यान रखना है। चलें आगे, आगे देखो आगे क्या कह रहा है। उत्खात भूमि का संबंध किसके? उत्खात भूमि का संबंध किससे है? तो आपको बताया था कि उत्खात भूमि को क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि को ही डांग कहा जाता है या फिर बीहड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भाग कैसा होता है? तो एक अनियमित भाग होता है, कट्टा यानी कि गड्ढों वाला भाग होता है, अनियमित गड्ढों वाला भाग होता है, वही क्या कहलाता है? बीहड़ कहलाता है, उत्खात कहलाता है या फिर डांग कहलाता है। यानी कि उनको स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। अगर बात करें उत्खात किस मैदान किस से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है? पूर्वी मैदान से संबंधित है। किससे संबंधित है? पूर्वी मैदान से संबंधित है। और पूर्वी मैदान से भी किससे संबंधित है अगर इसकी बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 4 भागों में बांटा गया है। तो ठीक है, तो उसमें से किसका भाग है? तो आपको पता होना चाहिए चंबल बेसिन। इसका भाग है चंबल बेसिन का भाग माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि उत्खात भूमि का संबंध किससे है? पूर्वी मैदानी प्रदेश से है, और इसको डांग या बीहड़ कह सकते हैं, और चंबल बेसिन का ये भाग माना जाता है, ठीक है। अनियमित खड्डों वाला भाग कह सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है? कृषि के लिए अयोग्य, कृषि के लिए अयोग्य भूमि होती है, ठीक है, कृषि के लिए अयोग्य भूमि। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पे? उत्खात भूमि का संबंध किससे है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश से, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर भी किससे है? तो चंबल बेसिन से इसका संबंध है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे देखो आगे क्या लिखा है। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस संभाग में स्थित है? छप्पन का मैदान राजस्थान के किस संभाग से स्थित है? नया क्वेश्चन बनता है यहाँ से, किस संभाग से पूछा है यहाँ से, क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से? किस संभाग से है? छप्पन का मैदान राजस्थान के किस संभाग में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि कोटा, पाली, भरतपुर, बांसवाड़ा। तो इसके अंदर से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पहले तो किस में था? उदयपुर में था, लेकिन अब किस में आ जाएगा? छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में आ जाएगा। ओ ठीक है, और इस छप्पन के मैदान को क्या क्या कहते हैं? आपको पता है माही बेसिन भी कहा जाता है, माही बेसिन भी कहा जाता है। और छप्पन का मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि 56 नदी नालों के समूह के कारण, ठीक है, 56 नदी नालों के समूह के कारण क्या कहा जाता है इसको? छप्पन का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। तो छप्पन का मैदान राजस्थान किस संभाग से है? बांसवाड़ा संभाग से। बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले आपको बताया था? कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 जिले आ जाएंगे, सबसे कम संभाग वाले जिले आ जाएंगे, ठीक है। ओके, ये चीजें। चलें आगे, आगे देखो आगे है दक्षिण अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। यानी कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें से दक्षिण अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। कौन सा पठार या उच्च भूमि ऐसी है जो स्थित नहीं है? किसमें स्थित नहीं है? दक्षिण अरावली में स्थित नहीं है। तो उसका आपका क्या आंसर होगा? बताओ, दक्षिण अरावली में उड़िया पठार है क्या? बिल्कुल है। लसाड़िया पठार है क्या? बिल्कुल है। बोराट का पठार है क्या? बिल्कुल है। उड़िया पठार आपको पता है कहां पे है? सिरोही के अंदर है, और सबसे ऊंचा पठार भी माना जाता है, ठीक है। तो लसाड़िया पठार आपको पता है सलूम्बर में है, ठीक है। और
ये हो गया शाहबाद उच्च भूमि। ये कहां पे है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। और ये है आपका 12 के अंदर स्थित है। कहां पे है, 12 के अंदर स्थित है आपका। ठीक है, बुराट का पठार अगर बात की जाए तो आपको पता है कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, कहां पे है, उदयपुर के अंदर ये स्थित है, उदयपुर। और इस बुराट के पठार पर एक पहाड़ी है जरगा चोटी। ठीक है, जो चोटी है कौन सी है, जरगा चोटी। ठीक है, दक्षिण अरावली की जो चोटियां हैं उसमें से। ठीक है, दक्षिण अरावली में प्रदेश में स्थित नहीं है, तो शाहबाद उच्च भूमि नहीं है। वो कहां पे है, तो वो है 12 में। ठीक है, आगे चले, आगे देखो, आगे पलाया जिले। पलाया जिलें राजस्थान के कौन से भौगोलिक अंचल में पाई जाती है। पलाया जिलें जो परिभाषिक शब्दावली करवाई थी वहां पे आपको बताया था कि पलाया जिलें क्या होती है। तो पलाया जिले आपको पता है क्या होती है, ये खारे पानी की बड़ी जिलें होती है। खारे पानी की बड़ी झीलें, या फिर इसको अस्थायी जिले भी कहा जा सकता है। क्योंकि अस्थायी इस कारण से होती है क्योंकि बारिश के दिनों में ये झीलें बनती है। बालू का स्तूप होते हैं ना, वहां पे क्या है, पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी के अंदर लवणता यानी कि जमीन के अंदर लवणता होने के कारण वो पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है और पानी सूख जाता है। इसी कारण से खारे पानी की क्या होती है, बड़ी झीलें हैं। इस कारण से पलाया झीलें राजस्थान के कौन से भौगोलिक अंचल में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए थार के मरुस्थल में पाई जाती है। क्योंकि थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है, तो ये आपको पता है 33 सागर का हिस्सा है। इस कारण से ही ये जिले क्या है। और जो पलाया जिले हैं सबसे ज्यादा भी अगर पूछ लिया जाए तो ये कहां पे पाई जाती है, तो ये जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जैसलमेर जिले में पाई जाती है। हो गया, कोई समस्या यहाँ पे। पलाया जिले राजस्थान कौन से भौगोलिक अंचल में पाई जाती है, तो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। आगे देखो, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। रात थार के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से और बनेगा भी कि थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार के रेत के टीलों क्या कहा जाता है। बरखान कहा जाता है, अनुप्रस्थ कहा जाता है, सीफ कहा जाता है, या फिर पेराबोलिक कहा जाता है। आपको पता है बरखान किस प्रकार के बने होते हैं, बरखान बने होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, चांद जैसी आकृति, थोड़ा सा सही बनाते हैं इसको। देखो, सही नहीं बन रहा क्या, बनाएंगे बनाएंगे। इस प्रकार से चांद बनेगा, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से जब हवाएं चलती है तो चांद बनता है। थोड़ा सा सही नहीं बनाए, लेकिन फिर भी आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं ड्राइंग का टीचर नहीं हूं इस कारण से। फिर भी देख लो कि अपना जो बरखान है अर्धचंद्राकार किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। और हवाएं किस प्रकार से आती है, इस प्रकार से आती है। तो ये बरखान बनता है, तो उसको ही अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को बरखान कहा जाता है, आपको पता है। और अनुप्रस्थ किस प्रकार से बनते हैं आपको पता है, मैंने बताया था। इस प्रकार से जो बनते हैं, इस प्रकार से जो रेत के टिल्ले बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ कहा जाता है। सीप का मैंने बताया था कि सीप केवल ही होता तो बरखान की तरह ही है, लेकिन क्या होता है, एक ही भुजा होती है इसकी। क्या होती है, एक ही भुजा होती है इसकी। ठीक है, एक ही भुजा होती है। ठीक है, इस प्रकार से हवा चलती है और इसकी एक ही भुजा होती है। पेराबोलिक, पेराबोलिक होता तो बरखान की तरह ही है, लेकिन ये किसके, हेयर पिन की तरह होती है। किस प्रकार की होती है, एक हेयर पिन होती है ना, उसी प्रकार की होती है, कुछ ना कुछ ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से यहां से जैसे इस तरफ से हवा अगर चलती है तो इस, ठीक है, इस तरफ से हवा चलती है। एक प्रकार से क्या कह सकते हो, उल्टा जो बरखान का क्या होता है, उल्टा होता है, वो कहलाता है आपका पेराबोलिक कहलाता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कि थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को क्या कहा जाता है, तो बरखान। रेत के अर्धचंद्राकार की बात आ जाए तो आपको सीधा जाना है कहां पे, बरखान पे जाना है। अगर हेयर पिन की बात आ जाए तो आपको कहां जाना है, पेराबोलिक पर जाना है आपको। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, आगे कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस भू आकृति का नाम है। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस भू आकृति का नाम है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो बताओ कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पश्चिमी अर्धशुष्क प्रदेश है, हाड़ौती पठार है, या फिर गग्गर प्रदेश है। ठीक है, ये देखो कितना होगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी अर्धशुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार या गग्गर प्रदेश। आपको पता है कि पश्चिमी अर्धशुष्क प्रदेश,
क्योंकि इसके अंदर 4 भाग आते हैं। 4 भाग कौन कौन से आपको पता है? कौन कौन से है? घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान आ जाएगा। और दूसरा कौन सा आ जाएगा? शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। तीसरा कौन सा आ जाएगा? नागौरी उच्च भूमि। और चौथा आ जाएगा आपका गोडवाड़ प्रदेश, जिसको हम लूणी बेसिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लूणी बेसिन भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं लूणी जवाई बेसिन भी इसको कहा जा सकता है, गोडवाड़ प्रदेश को। तो ये किसका भू-आकृति का नाम है? तो पश्चिमी अर्धशुष्क प्रदेश की भू-आकृति है गोडवाड़ प्रदेश, उसका नाम है, जहां से लूणी नदी भी बहती है, अपना अपवाह तंत्र बनाती है उस प्रदेश को। ठीक है, तो ये हो गया गोडवाड़ प्रदेश हो गया अपना। आगे देखो, आगे क्या है? राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर किस जिले में स्थित है? एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये अपना बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आएगा एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। कोटा के अंदर है, जालोर के अंदर है, प्रतापगढ़ के अंदर है, या फिर 12 के अंदर है? बताओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका। आपको पता है कि 12 के अंदर है रामगढ़ क्रेटर झील। तो आपको उल्कापिंड से बनी हुई झील है। किससे बनी हुई झील है? उल्कापिंड से बनी हुई झील है, और उसको 200वें क्रेटर की भी मान्यता मिली है। किसकी मान्यता मिली है? 200वें क्रेटर की भी इसको मान्यता मिली है। किसको मिली है? ठीक है, रामगढ़, आपको पता होना चाहिए, रामगढ़ क्रेटर झील। यहां पे क्या है? रामगढ़ क्रेटर झील है, इस बात का ध्यान रखना है। रामगढ़ क्रेटर झील 200वें क्रेटर की मान्यता है। यहां पर प्रथम, राज्य का प्रथम जियो हेरिटेज स्थल भी है ये, जियो हेरिटेज स्थल। ठीक है, रामगढ़ ग्रेटर जिला 200वें ग्रेटर की मान्यता मिली है कहां पे? 12 के अंदर है। 12 के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो शाहबाद जो उच्च भूमि है, शाहबाद उच्च भूमि के ऊपर, जो शाहबाद उच्च भूमि की जो पहाड़ियां हैं, वहां पे ये क्या पाई जाती है? रामगढ़ क्रेटर झील पाई जाती है। उल्कापिंड से एकमात्र बनी हुई झील है ये, इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। आगे चलें, आगे देखो, लाठी श्रेणी किससे संबंधित है? बताओ, पेट्रोलियम क्षेत्र, जलभृत, जिप्सम पट्टी, या लिग्नाइट पट्टी? ये बताओ, आंसर जल्दी आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चल रहे हैं क्या आज? थोड़ा स्पीड है लग रहा है मेरे को, लेकिन करेंगे। 50 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी करने हैं, तो इस कारण से थोड़ा सा फर्स्ट चलना पड़ेगा हमें। तो कुछ कमेंट आ रहे थे, मैं देख रहा था, बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर आप हंसते नहीं हो, चेहरे पे स्माइल नहीं है बिल्कुल भी। अरे स्माइल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ ना आपको कि मैं इसका हैबिचुअल नहीं हूँ, आदत नहीं है मुझे कैमरे को फेस करने की, कैमरा हंसता है नहीं तो मैं किस प्रकार से हंसूं। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, आपको इस चीज को इग्नोर करना पड़ेगा। मैं देखो, मैं सीरियस रहता हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान देने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। फिर भी अगर आप कहते हो तो थोड़ी बहुत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी सी क्या है, आदत बनानी पड़ेगी। आदत बना लेंगे तब ये चीजें हो जाएगी। क्योंकि देखो, एकदम से ये चीजें नेचुरल स्वभाव नहीं है मेरा, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप आ जाएगी, अपने आप आने वाली चीजें नहीं है ऐसी, ये स्माइल। तो ये थोड़ा सा क्या आदत बनानी पड़ेगी, आदत बनाने के बाद ही आपके सामने ये चीजें आएगी। तो इससे पहले तो ये चीजें आ ही नहीं सकती है। तो थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा, कंटेंट पे थोड़ा सा ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप कहते हो तो स्माइल आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपका ये बताओ कि लाठी श्रेणी किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जलभृत से संबंधित है, जलभृत से संबंधित है। भूगर्भित जल पट्टी, जल पट्टी। आपको पता है यहां पे गहराई के अंदर क्या पाया जाता है? मीठा जल पाया जाता है, मीठा जल पाया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान है। लगभग 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर लंबी मीठे पानी की जलभृत पट्टी कह सकते हैं। ठीक है, जलभृत पट्टी है। ठीक है, ये चीजें हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कहां से कहां तक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पोखरण से कहां है? पोखरण से मोहनगढ़ तक है, पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ तक है। विद्वान क्या मानते हैं कि ये
प्राचीन में सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। इसके अलावा इसकी खोज किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए खोज किसने की थी, तो खोज की थी 2007 में काजरी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। यहां पर अगर बात की जाए किस प्रकार की घास पाई जाती है, तो दामन, करड़ और सेवण जो घासें हैं, मिट्टी घासें होती है, वो पाई जाती है और पशुओं के लिए क्या होती है, लाभदायी होती है। ठीक है, लाभदायक घास होती है। दामन, करड़ और सेवण घासें भी कहां पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है। एक चंदन नलकूप और है यहाँ पे, ठीक है, चंदन नलकूप है, मिठे पानी का नलकूप है, जो कहां पे पाया जाता है, जैसलमेर के अंदर ही पाया जाता है। और इस लाठी श्रेणी जलपट्टी है, भूगर्भ जलपट्टी है, इसके अंदर ही ये पाया, यानी कि इसके पास में ही पाया जाता है। लगभग कहा जाता है कि लगभग 1 घंटे के अंदर 2 से 2.5 लाख लीटर पानी निकालने की क्षमता रखता है ये। इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे। ठीक है, लाठी श्रेणी किससे संबंधित है, जलभृत से संबंधित है, भूगर्भित जलपट्टी है ये। आगे देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं, तो आपको अभी बताया था मैंने कहां पे पाए जाते हैं। अगर बेसिन का पूछ लिया जाए, अगर मैदान का पूछ लिया जाए तो आपको पता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा, लेकिन अगर बेसिन का पूछ लिया जाए तो आपको कौन सा आंसर करना होगा, तो ये देखो, घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन या बनास बेसिन, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंबल बेसिन हो जाएगा। तो चंबल बेसिन, बीहड़ आपको पता है सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, तो मैंने बताया था सर्वाधिक पाए जाते हैं धौलपुर के अंदर। इसके अलावा आपको पता है सवाई माधोपुर, कोटा के अंदर भी, कोटा के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, बीहड़ पाए जाते हैं। और यहां बीहड़, तो बीहड़ को क्या कहा जाता है, डाकुओं की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है, डाकुओं की शरण स्थली। डाकुओं की शरण स्थली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो भाग है, कटा फटा भाग है, गड्ढे हो जाते हैं, तो गड्ढों के अंदर छुपने की जगह होती है, तो शरण स्थली, डाकुओं की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। किसको, बीहड़ को, चंबल बेसिन को। ठीक है, आगे चले, आगे देखो, आगे क्या है, राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय क्षेत्र में हैं, राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, बनेगा। नए जिलों के अपडेट के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो कितने जिले होंगे, आपको पता है ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होना चाहिए, 12, 15, 19 या 21। ठीक है, तो कितने होंगे, 12, 15, 19 या 21। आपको बताया था कि कितने होते हैं, 19 होते हैं। आपको पता है कौन कौन से, एक ब्यावर का थोड़ा चल रहा था कि सर ब्यावर होगा या नहीं होगा, तो ब्यावर होगा, क्योंकि जो जेतारण पाली वाला हिस्सा भी है वो ब्यावर के अंदर जुड़ गया है। इस कारण से जो पश्चिमी ब्यावर है वो किसके अंदर आ जाता है, आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आ जाएगा, तो वो जुड़ जाएगा आपका मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे। तो कितने जिले आ जाएंगे, 19 जिले इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, आगे राजस्थान, लसाड़िया पठार किस जिले में स्थित है, लसाड़िया पठार जो है किस जिले में स्थित है, अगर ये पूछ लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में, लसाड़िया पठार किस जिले में स्थित है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर या डूंगरपुर, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सलूम्बर आंसर हो जाएगा, लसाड़िया पठार। और लसाड़िया पठार है जो जयसमंद, जो लसाड़िया पठार है वो जयसमंद झील है। जयसमंद झील कहां पे है, अब आपको पता है, वो आपको सलूम्बर में आ चुकी है, के पूर्वी भाग में स्थित है, के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा पठार, लसाड़िया का पठार आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो कौन से जिले में है, सलूम्बर में है। आगे देखो, आगे है पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो ये आपका आंसर होना क्या चाहिए, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से या 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। तो आपको पता है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो जाएगा। एक आंसर, एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, पीछे के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो पूछा गया था कि पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, वहां पे 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दी गई थी, लेकिन आपको वहां पे 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आंसर माना गया था, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो अगर इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आ जाए और पूछ लिया जाए कि पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, तो वो आपकी 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी। क्योंकि 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 यानी कि जो अरावली है अपनी, ठीक है, अरावली के जो ये भाग है वहां से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है। ये बात अलग है कि जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पे 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन अगर वर्षा रेखा पूछ ली जाए तो 40 सेंटीमीटर ही है।
50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो क्या करती है, दो भागों में बांटती है। किसको, राजस्थान को दो भागों में बांटती है। लेकिन जो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो क्या करती है, इसका पूर्वी मैदान, जो पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं कि अगर 40 सेंटीमीटर अगर आपका ऑप्शन के अंदर हो तो आपको 40 सेंटीमीटर करना है। दो भागों में बांटने की बात आ जाए तो क्या करोगे, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करोगे। लेकिन अगर आ जाए आपका कि पूर्वी जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसकी पूर्वी सीमा कौन सी वर्षा रेखा निर्धारित करती है, अगर 40 और 50 दोनों ऑप्शन में हो तो आप कौन सा करोगे, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आप इसका आंसर करके आओगे। बाकी जलवायु जो टॉपिक है अपना होगा उसके अंदर मैं समझा दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलें आगे, आगे देखो, आगे है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर शामिल नहीं है। आपको पता है कौन कौन से हैं शामिल, तो गगर का मैदान है, बिल्कुल है। नागौरी उच्च भूमि है, बिल्कुल है। गोडवाड़ प्रदेश है, बिल्कुल है। एक और रह गया, कौन सा रह गया आपका, एक शेखावटी प्रदेश है, बिल्कुल है। लेकिन कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है तो आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका मालपुरा करौली का मैदान नहीं है, क्योंकि ये आपका किसके अंदर शामिल है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर शामिल है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर भी अगर पूछ लिया जाए किसके अंदर शामिल है तो आपको पता होना चाहिए बनास बेसिन के अंदर शामिल है। किसके अंदर शामिल है, बनास बेसिन के अंदर आपका शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर इसके अंदर जिलों की बात की जाए तो सवाई माधोपुर, टोंक और केकड़ी जिले आते हैं मालपुरा करौली के मैदान के अंदर, आपको पता होना चाहिए। ये हो गया चीजें, आगे चले, आगे देखो, आगे है घग्गर के मैदान में कौन से जिले शामिल है। घग्गर के मैदान, यहां से बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि घग्गर के मैदान में कौन से जिले शामिल है। घग्गर के मैदान में कौन से जिले शामिल है पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। सिक्कर है क्या, नहीं है। झुंझुनू है क्या, नहीं है। चूरू है क्या, नहीं है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ है क्या, चलो आगे देखते हैं। बीकानेर है क्या, नहीं है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। जो उत्तरी जिले हैं, राजस्थान के उत्तरी जिले, जिनमें पहले तो 2 जिलों में से बहती थी घग्गर नदी, घग्गर मैदान बनता था, लेकिन अब 3 जिलों में है। तो 3 जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ आ जाएंगे आपके। तो कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं है। चलें आगे, आगे देखो, आगे है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप क्या है, मुक्त, यानी कि बालू का स्तूप है ही नहीं। तो कौन कौन सा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो कौन कौन सा होगा, फलोदी, फिर आ जाएगा पोखरण और एक है बालोतरा। इनके जो मध्य भाग है वो सारा का सारा क्या है, बालू का स्तूप मुक्त है। क्या है, बालू का स्तूप मुक्त भाग माना जाएगा। मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त भाग माना जाएगा। अगर प्रतिशत के मामले में अगर पूछ लिया जाए तो वो कितना प्रतिशत होगा, आपको पता होना चाहिए। कितना प्रतिशत होगा, आपका होगा 41.5%। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, तो आपका हो जाएगा 41.5%। ठीक है, चलें आगे, आगे देखो, आगे है मालपुरा करौली का मैदान कौन से नदी बेसिन में स्थित है। अभी अभी बता के आया हूं, अभी जस्ट ही बता के आया हूं। तो मालपुरा करौली का मैदान कौन से नदी बेसिन में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, सीधा आंसर आना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, बनास बेसिन हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, बनास बेसिन हो जाएगा। और बनास बेसिन को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो आपका पता है, एक तो आ गया मालपुरा करौली का मैदान और एक आ जाएगा आपका मेवाड़ का मैदान आ जाएगा। ठीक है, मेवाड़ का मैदान आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई चीजें। मालपुरा करौली का मैदान कौन से नदी बेसिन में है, तो बनास बेसिन के अंदर है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। ओके, चलें आगे, आगे देखो, आगे आ गया विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि का संबंध किससे है, विंध्यन कगार भूमि का संबंध किससे है। ये चीजें बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो बताओ, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो विंध्यन कगार भूमि आपको पता है कहां पे आएगी, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आएगा या नहीं आएगा, बताओ जल्दी। तो बिल्कुल आएगा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो आ जाएगा आपका विंध्यन कगार भूमि और दूसरा आ जाएगा दक्कन लावा पठार आ जाएगा आपका। बिल्कुल ठीक है, चलें आगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, विंध्यन कगार भूमि के अंदर आपको जिलों की जिले पूछ लिए जाए तो कौन कौन से आपको पता है कि सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, क्योंकि चंबल नदी के किनारे स्थित जो जिले हैं वो जिले आ जाएंगे आपके विंध्यन कगार भूमि। क्योंकि जो विंध्यांचल पर्वत है आपका
वो क्या है, उसका अंतिम भाग है यहाँ पे। ठीक है, हो गया, कोई समस्या? चलें आगे। आगे देखो, आगे अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है ये बताना है आपको। तो वो कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई पूछा है, राजस्थान की नहीं पूछा है, तो कुल लंबाई कितनी होगी आपकी ये बताना है आपको। तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी बताओ। स्पीड तो नहीं लग रहा ना? रिवीजन करना है, पूरी क्लास हो चुकी है अपनी भौतिक विभाजन की, और आपको पता है मैं पहले कह रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे एग्जाम ये मतलब टेस्ट देने आ रहे हो तो उससे पहले वो जितने भी क्लास हो चुकी है वो जरूर देख लेना। बढ़िया क्लास है, शानदार क्लास है, आपको एक एक टॉपिक समझाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको पता है सब कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। तो बताओ जल्दी से कितनी होगी? तो 692 किलोमीटर हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? 692 किलोमीटर होगी या 550 होगी? 692 किलोमीटर होगी, क्योंकि 550 तो किसके अंदर है? राजस्थान में है, राजस्थान में है। लेकिन कुल लंबाई के बारे में पूछ लिया जाए तो 692 किलोमीटर होगी, और है कहां से कहां तक? पालनपुर से रायसीना, रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी तक कितनी आ जाएगी? 692 किलोमीटर की आपकी क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी पूरी। ठीक है, अगर 550 किलोमीटर राजस्थान के बारे में पूछ लिया जाए तो कहां से होगा? खेड़ब्रह्म से खेतड़ी तक, या फिर आप लिख सकते हो कि सिरोही से सिंगाना तक। दोनों ही बताया था ना मैंने, सिरोही से सिंगाना तक, ये दोनों ही है। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, खेड़ब्रह्म से सिंगाना आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिरोही से खेतड़ी आ जाए तो दिक्कत नहीं है। खेतड़ी कहां पे है? नीम का थाना में, सिंगाना झुंझुनू में है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। चलें आगे। आगे देखो, आगे कौन सा क्वेश्चन बनता है आपका? आगे कौन सा क्वेश्चन है? अरावली पर्वत श्रृंखला हो गया पूरा। ठीक है, वो कितनी लंबाई है? उसके अलावा मेवत, मेवत नहीं है मेवल का, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मेवल है, क्या हो जाएगा? मेवल हो जाएगा। ठीक है, तो मेवल का प्रदेश किसे कहा जाता है? मेवल का प्रदेश किसे कहा जाता है? ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेवल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आप किसे कहोगे? तो वो आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा? अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, टोंक। तो आपका कौन सा हो जाएगा बताओ? डूंगरपुर बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या क्या कहते हैं आपको पता है? बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है, छप्पन बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है, माही बेसिन भी कहा जाता है। ये सारी चीजें आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। इसको क्या कह सकते हैं? बागड़ प्रदेश भी कहा जा सकता है, बागड़ प्रदेश। बिल्कुल कोई दिक्कत, समस्या, चिंता नहीं है। चलें देखो आगे। आगे है राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं? राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तारा बालुका स्तूप ऐसे बनता है क्या? तारा थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। तारा बालुका स्तूप, तो तारा बालुका स्तूप कहां पाए जाते हैं? तो कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये बताओ आप कौन से क्षेत्र हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर, मोहनगढ़ से मोहनगढ़ क्षेत्र और सूरतगढ़ क्षेत्र, सरदार शहर क्षेत्र से शेखावटी क्षेत्र, सिवाना क्षेत्र, फलोदी क्षेत्र, मोहनगढ़ क्षेत्र एवं कोलाई क्षेत्र, इनमें से कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर होगा मोहनगढ़ क्षेत्र हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिख लेना, याद कर लेना कि तारा बालुका स्तूप कहां पाया जाता है। तो वो आपका आ जाएगा मोहनगढ़ क्षेत्र एवं सूरतगढ़ क्षेत्र आ जाएगा आपका। कहां पे आएगा? मोहनगढ़ एवं सूरतगढ़ क्षेत्र। मोहनगढ़ कहां है? जैसलमेर में। सूरतगढ़ कहां है? गंगानगर में। सूरतगढ़ कहां है? गंगानगर में। सूरतगढ़ कहां है? गंगानगर में, अनूपगढ़ में नहीं है। आगे देखो, जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क, फॉसिल्स पार्क, फॉसिल्स पार्क, नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है, वह है कौन सा जिला है? तो कौन सा जिला है अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए। जिले के बारे में बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा
जैसलमेर जिला। और गांव की बात की जाए तो आपको पता है आकल गांव आ जाएगा। कौन सा गांव है? आकल गांव आ जाएगा। यहां पे क्या मिली है? वनस्पति, वनस्पति एवं काष्ठ जीवाश्म। क्या मिला है? वनस्पति एवं काष्ठ जीवाश्म मिला है। ठीक है। और कब का है? तो अगर बात की जाए तो जुरासिक काल का पाया जाता है। जुरासिक काल, जुरासिक काल मैंने बताया था पहले भी किससे संबंधित है। ठीक है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य जुरा पर्वत है, उसके नाम पर ही बना है क्योंकि उस पर्वत के अंदर कुछ चीजें मिली थी, कुछ जीवाश्म मिले थे उसके आधार पे। ठीक है। तो ये चीजें जुरासिक काल, काष्ठ जीवाश्म, वनस्पति एवं काष्ठ जीवाश्म आ गया। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ पे है? अगर और पूछा जाए तो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान के अंदर स्थित है। कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। आगे देखो, आगे क्या है? आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो अगर ये पूछ दिया जाए तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आंतरिक प्रवाह आपको बताया था कि आंतरिक प्रवाह कौन सा क्षेत्र, कौन सा बेसिन है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, नहीं सॉरी, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का आपका कौन सा आ जाएगा? शेखावटी प्रदेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? शेखावटी प्रदेश आ जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है? बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। बांगड़ प्रदेश भी इसको कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जमीन के नीचे, नीचे क्या पाया जाता है? एक चूना पाया जाता है। चूने के कारण पानी क्या है? नीचे नहीं जा पाता और अंदर क्या है? जल प्रवाहित होता रहता है। इस कारण से आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। और बांगड़ प्रदेश किस कारण से कहा जाता है? तो आपको बताया था, प्राचीन जलोढ़ के कारण इसको बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। आगे देखो, आगे क्या है? अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ कहां से प्रारंभ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ कहां से प्रारंभ होती है? तो वो आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन देखो कि पालनपुर से, आबू पर्वत से, अरब सागर तल से, या फिर गोगुंदा से। पालनपुर से तो क्या होती है? अरावली, अरावली की क्या है? सीमा प्रारंभ होती है। अरावली की सीमा प्रारंभ होती है। यहां पे तो क्या पूछ रहा है? जड़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जड़ पूछ रहा है। अगर जड़ की बात की जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर तल या फिर गोगुंदा। तो आपका हो जाएगा अरब सागर तल। इस अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का पिता कहा जाता है। और लक्षद्वीप को क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप, यानी अरावली को, अरावली को लक्षद्वीप का मिनी काय द्वीप कहा जाता है। मिनी काय द्वीप भी इसको कहा जाता है। ठीक है। ये चीजें हो गई। कहां पे है? सुदूर दक्षिण जड़ कहां से प्रारंभ होती है? तो अरब सागर तल से इसकी जड़ें प्रारंभ होती है। किसकी? अरब, अरावली पर्वतमाला की। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या चीज है ये देखो अपने क्वेश्चन नंबर 27। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। वर्तमान में, वर्तमान में क्या लिखा है? वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। तो वर्तमान में अरावली पर्वत किस प्रकार से विद्यमान है? वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, या फिर ब्लॉक पर्वतों के रूप में। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किस प्रकार से विद्यमान है, आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगर समय अनुसार पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए समय अनुसार, ठीक है, तो आपका आ जाएगा वलित प्राचीन पर्वतमाला। ठीक है। समय अनुसार पूछ लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? प्राचीन पर्वतमाला। और निर्माण के आधार पर पूछ, एक मिनट, वलित साथ में लिख दिया ना मैंने। अगर समय अनुसार पूछ लिया जाए तो आपका केवल होगा प्राचीन पर्वतमाला। प्राचीन है केवल ना, प्राचीन पर्वतमाला, प्राचीन पर्वतमाला हो जाएगा केवल। अगर समय अनुसार पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्राचीन पर्वतमाला। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए उसके अलावा, अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में, वर्तमान में तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताओ? वर्तमान में हो जाएगा अवशिष्ट, हो जाएगा अवशिष्ट। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण किस प्रकार से हुआ है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पूछ लिया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? कि आधार पर पूछ लिया जाए तो वो आपका क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा वलित पर्वतों के रूप में। किस प्रकार से हो जाएगा? वलित पर्वतों के रूप में आपका आंसर होगा। ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे
कि वर्तमान में तो किस प्रकार से अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, यानी कि इसमें खनिज संसाधन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इस कारण से अवशिष्ट पर्वतमाला है वर्तमान के संदर्भ में। ठीक है, अगर समय अनुसार पूछा जाए समय के किस प्रकार का, तो प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। अगर पूछ लिया जाए निर्माण प्रक्रिया के आधार पर किस प्रकार से निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो वलित पर्वतों के रूप में, यानी कि वलित मोड़दार पर्वत है ये। कौन सा? वलित मोड़दार पर्वत है। किसके हिसाब से? निर्माण प्रक्रिया के द्वारा। निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो मोड़दार, वलित मोड़दार हुआ है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे। आगे देखो, आगे अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। तो आपका ये क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? बाबाई, मालखेत, डोरा, बिलाली। क्या होगा? बाबाई, मालखेत, डोरा, बिलाली। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आप बताओ? तो आपका दक्षिणी भाग में आपका डोरा है, और वो भी कहां पे है? जालोर में है आपका। इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे कि कहां पे है डोरा? जालोर में है। अगर ऊंचाई पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए 869 मीटर आपकी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ओके, चलें आगे। कुछ समस्या? देखो आगे, आगे है राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। किसने किया है? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था। कौन सा हो जाएगा? A.M. हेरोन हो जाएगा। और इसका पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। ठीक है, और कहां के निवासी थे? आपको बताया था स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड। ये हो जाएगा आपका। ओके, चलें आगे। देखो, आगे है पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका कौन सा ऐसा है हिस्सा जो इसका भाग नहीं है इन चार ऑप्शन में से? तो इन चार ऑप्शन में से अगर बात की जाए, चंबल बेसिन, ज्वाई बेसिन, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन, इनमें से कौन सा ऐसा बेसिन है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में मैंने बताए थे, कौन कौन से बताए थे? ऊपरी ऊपर बाणगंगा आ जाएगा, फिर उसके बाद चंबल बेसिन आ जाएगा, उसके बाद बनास बेसिन, उसके बाद माही बेसिन। इनमें से कौन सा है जो इसमें इनमें से नहीं है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? ज्वाई बेसिन हो जाएगा, क्योंकि ज्वाई बेसिन तो किसका हिस्सा है? लूणी ज्वाई बेसिन किसका है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। सीधी सी सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लूणी ज्वाई बेसिन है ये, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? लूणी बेसिन, या फिर इसको कह सकते हैं अपने गोड़वाड़ प्रदेश। इसका आपको पता है, ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता यहां पे नहीं है। चलें आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? डग गंगधार उच्च भूमियां अवस्थित है। बिल्कुल ही सिंपल। तो डग गंगधार उच्च भूमियां अवस्थित है, तो ये कहां पे अवस्थित है? प्रदेश के बारे में पूछे, प्रदेश तो ठीक है, लेकिन अगर इसका जिला ही पूछ लिया जाए तो जिला तो आपको सीधा ही पता है, कौन सा है? झालावाड़। जिला ही पता है तो हमें सीधी सी बात यह है कि अगर हमें जिला ही पता है तो हमें पता होगा कि प्रदेश भी वो कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा? हाड़ौती पठारी प्रदेश आपका इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? हाड़ौती पठारी प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलें आगे देखो, आगे है सेंद्रा स्टेशन के पास की चट्टानों की आकृति है। सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानों की आकृति है। सबसे पहले बात तो ये कि सेंद्रा स्टेशन है कहां पे, वो पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए पहले कहां पे था? पाली में था, लेकिन अब कहां पे है? तो अब हो जाएगा आपका ब्यावर में हो जाएगा। ठीक है, ब्यावर में आपका ये हो जाएगा। कहां पे? सेंद्रा स्टेशन के पास। चट्टानों की आकृति किस प्रकार की है ये पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए गोलाकार है, सर्पाकार है, आयताकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए सर्पाकार है। सर्पाकार किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सांप मानना है, सीधी सी बात है। ठीक है, चले देखो देखो, आगे है संतों का शिखर। संतों का शिखर से संबंधित है। संतों का शिखर से संबंधित है। संतों का शिखर से संबंधित कौन है? गुरु शिखर है, तारागढ़, नाग पहाड़, क्या है? तो आपको पता है कि संतों के शिखर से तो एक ही चीज फेमस है, वो है गुरु शिखर। और गुरु शिखर किसके नाम पर पड़ा है? तो दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर पड़ा है। दत्तात्रेय ऋषि के नाम पे पड़ा है, आपको पता है। और
संतों का शिखर इसको किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि संतों का शिखर किसने कहा है, तो कर्नल कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा है, संतों का शिखर कह के पुकारा है। किसको, गुरु शिखर को। क्यों कहा है, क्योंकि मंदिरों की क्या है यहाँ पे अधिकता पाई जाती है, इस कारण से इसको क्या कहा गया है, संतों का शिखर कहा गया है। ठीक है, चले आगे 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 देखो, आगे क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है, निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है, तो आपको मैंने बताया था कि दक्षिण अरावली प्रदेश, दक्षिण अरावली प्रदेश के अंदर चोटियां जो पाई जाती है क्रम के अनुसार बताओ, तो वो कौन कौन सी होगी बताओ। मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, गुरु, शेर, दिल, जरा, चल, ये भी बताया था ना। उसके बाद में क्या बताई थी, उसके बाद नीचे की थी आबू के गढ़ से ऋषिकेश गए कमलनाथ। कमलनाथ कहां गए, ऋषिकेश गए। कौन से कमलनाथ, कांग्रेस वाले, एमपी के जो मुख्यमंत्री थे पहले और दावेदार थे, लेकिन वहां से चुनाव हार गए, इस कारण से कहां जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं। ठीक है, आगे और बताऊंगा, आगे और बताऊंगा, आगे क्या बताऊं बताओ। एक कमेंट आया था, सुधा, दिमाग आपका भी बहुत क्रिएटिव है, मैंने कमेंट पढ़ रहा था कि एक ट्रिक बताई थी मैंने, तो वो आप भी बता रहे थे कुछ कि सर आगे से हो जाएगा, आगे से हो जाएगा, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं। सुधा ने सज्जन सा का डोरा किया। किसने किया, सुधा ने किया। और गोरों को झाड़ा लगाया। ये दक्षिण अरावली की पूरी जो ट्रिक है, मतलब पूरे जो चोटियां हैं वो एक साथ आ गई यहाँ पे। ये देखो किस प्रकार से, गुरु शेरदिल जरा चल, अब्बू के गढ़ से ऋषिकेश गए कमलनाथ, सुधा ने सज्जन शाह का डोरा किया। क्या डोरा किसका कर दिया, सज्जन शाह को डोरो कर दियो, और गोरा ने क्या कर दियो, तो गोरा मतलब अंग्रेज है, तो अंग्रेजा ने क्या कर दिया, झाड़ो गाल दिया। मतलब इस प्रकार से आपको याद रखना है कि गुरु शेरदिल जरा चल, अब्बू के गढ़ से ऋषिकेश गए कमलनाथ, आगे है सुधा ने सज्जन शाह का डोरा किया और गोरों को झाड़ा लगाया। तो आपको पता है, पहले गुरु शिखर, फिर शेर आ जाएगा दिलवाड़ा, जरा जरगा, चल अचलगढ़, फिर आ जाएगा आबू के गढ़ कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सुंदा पर्वत, ठीक है, सज्जनगढ़, सा से सायरा, सा से सायरा उदयपुर आ जाएगा फिर। ठीक है, फिर आ जाएगा डोरा पर्वत, डोरा पर्वत, फिर आ जाएगा गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर में है जो, फिर ठीक है, फिर आ जाएगा रोजा वाकर, फिर आ जाएगा जारोल वाकर। ये सारी क्रम के हिसाब से आपकी पूरी याद हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा, जरगा, दिलवाड़ा, रघुनाथगढ़ या अचलगढ़। तो बता दो इनमें से कौन सा है ऊंचा, गुरु है क्या, गुरु शिखर है क्या इनमें से, नहीं है। शेर है क्या, नहीं है। सीधी सी बात, दिलवाड़ा बिल्कुल है, दिलवाड़ा है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, दिलवाड़ा आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो आपको पता है गुरु शिखर की कितनी है, 1722, 1722। इसकी कितनी है, 1597। इसकी कितनी है, 1442। 1442 किसकी है, दिलवाड़ा की है, 1442 मीटर। ओके, चले आगे, आगे देखो, आगे है जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई। जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई है, अभी मैं किसकी बता के आया हूं, दिलवाड़ा की बता के आया हूं, लेकिन जरगा की पूछ ली जाए तो आपकी कितनी होगी, आपको पता है 1722 तो है गुरु शिखर की, बताया था ना, गुरु शिखर की, बिल्कुल। ये किसकी है, शेर की। ये किसकी है, दिलवाड़ा की, दिलवाड़ा। ठीक है, एक ही बच्ची, 1722 गुरु शिखर की है, 1597 मीटर शेर की है, 1442 दिलवाड़ा की, और 1431 किसकी है, जरगा। जरगा कहां पे है, कहां पे है, उदयपुर। ये तीनों ऊपर की ऊपर तीनों किसकी है, सिरोही, सिरोही की है, लेकिन जो चौथी चोटी है वो कहां पर है, उदयपुर में है, और इसकी लंबाई है 1431 मीटर।
कितनी है, 1431 मीटर हो जाएगी आपकी। ओके, जरगा पर्वत चोटी की ऊंचाई हो गई। अब चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की पर्वत चोटियों की ऊंचाई अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी बता के आया हूं। अगर शेर की पूछ ली जाए कितनी है, गुरु शेर दिल जरा चल, तो 1597। जरगा की कितनी है, 1431। अचलगढ़ की कितनी है, 1380। मतलब सभी की बता रहा हूँ। रघुनाथगढ़ की कितनी है, 1055। तारागढ़ की कितनी है, 870 या फिर 73 भी कह सकते हो आप। यही है क्या? अरे ये तो हो गया ना, यही आंसर हो गया आपका, यही हो गया आंसर। यानी क्रम के हिसाब से सबसे ऊंची शेर है, उसके बाद जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, यही आपका आंसर हो गया। मैंने बता दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 36 अरावली की पर्वत चोटियों की ऊंचाई अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए, तो आपके सबसे पहले आ जाएगी इनके, अगर इनके बारे में बात की जाए तो शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, ये आ जाएगी। ठीक है, ये रघुनाथगढ़ कहाँ की है, उत्तरी अरावली के अंदर है। और तारागढ़ कहाँ पे है, तारागढ़ है आपकी मध्य अरावली के अंदर स्थित है आपकी। ठीक है, ये हो गई। अगर बात की जाए, मैंने बताया था कि कौन सा बताया था, मैंने बताया था जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली की चोटियां किस प्रकार से याद की थी आपने, रघु के खेत में, रघु के खेत में लोहा खो गया, लोहा खो गया। फिर बताया था बेरू बाबा बाड़े में बाई से मिलने गए। ठीक है, तो वहां बाई से मिलने गए, लेकिन ठीक है, लेकिन बिल में मनोहर बैठा रिस्क ले रहा था, लेकिन बिल में मनोहर बैठा रिस्क ले रहा था, और यह देखकर बाई बाजगी, बाई बाजगी। तो बाजगी तो बानगढ़ और है जयगढ़। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि रघु खेत में लोहा खो गया, बैरू बाबा बाड़े में बाई से मिलने गए, लेकिन बिल में मनोहर बैठा क्या कर रहा था, रिस्क ले रहा था। बिल में मनोहर बैठा रिस्क ले रहा था, इसे देखकर बाई बाज गई। यानी तो भागढ़ जयगढ़। ठीक है, रघु खेत लोहा खो, बेरू बेरांच, रघुनाथगढ़ मालखेत, लोहारगल खो बेरांच। ठीक है, बाबाई बरवाड़ा, बब्बाई बाबाई बब्बाई, बाबाई तो जयपुर ग्रामीण में, बब्बाई है नीम का थाना में। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हो गया। बिलाली, मनोहरपुरा, बेराट, सरिस्का, बानगढ़, जयगढ़, ये चीजें हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी। अगर बात की जाए मध्य अरावली की, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, गोता ना खा, गोता ना खा, तो इसको तो आप काट दो। यानी कि 3 ही चोटियां हैं, गोरमजी, गोरमजी, तारागढ़, और आपकी आ जाएगी नाग पहाड़, नाग पहाड़। यानी कि आपको सारी की सारी चोटियां यहां पे एक साथ याद करवा दी। वाह, तालियां तो बनती है ना, बिल्कुल। तो ये देखो, तो आपको मैंने बता दी दक्षिण अरावली की सारी बता दी, इसके बाद में उत्तरी अरावली की बता दी, और ये छोटी सी 3 ही चोटियां हैं वो भी बता दी, गोता नाखा। तो गोरमजी, तारागढ़, नागपहाड़, बिल्कुल। चले आगे, आगे देखो, आगे आ जाएगा चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर के बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ, राइट आंसर आ जाएगा आपका गिरवा आ जाएगा। ठीक है, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियां, तस्तरी नुमा पहाड़ियां आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये चीजें हो गई। आगे चलें, आगे देखो, आगे है तोरावटी की पहाड़ियां कहाँ विस्तृत है, तोरावटी की पहाड़ियां कहाँ विस्तृत है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको सीधा पता होना चाहिए, तोरावटी, तोरावटी किसका क्षेत्र है, तोरावटी किसको कहा जाता है, तो कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र है, जो कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र है, उसको क्या कहा जाता है, तोरावटी कहा जाता है। और वहां पे जो पहाड़ियां, विस्तृत पहाड़ियां हैं, उसको तोरावटी की पहाड़ियां कहा जाता है। तो वो कौन सा क्षेत्र होगा आपका, शेखावटी का क्षेत्र हो जाएगा। तो कहां विस्तृत है, शेखावटी के अंदर
विस्तृत है। आगे देखो, सूरा घाट व शिवपुर घाट, सूरा घाट व शिवपुर घाट कहाँ स्थित है? तो अगर इसके बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, कौन सी अरावली, दक्षिण अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में या दक्षिण पूर्वी अरावली में। तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए मध्य अरावली के अंदर है। मध्य अरावली के अंदर भी कौन सा जिला आ जाए आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आ जाएगा ब्यावर जिला आ जाएगा। कौन सा जिला? ब्यावर जिला आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर सूरा पूछ लिया जाए तो सूरा किसको जोड़ता है और शिवपुर किसको जोड़ता है? सूरा किसको जोड़ता है और शिवपुर किसको जोड़ता है? तो आपको सूरा तो जोड़ता है ब्यावर को भीलवाड़ा से, ब्यावर को भीलवाड़ा से, और शिवपुर जोड़ता है ब्यावर को विजयनगर से। ठीक है, विजयनगर से जोड़ता है। सूरा घाट और शिवपुर घाट मध्य अरावली के अंदर है और ब्यावर में है, और सूरा घाट जोड़ता है ब्यावर को भीलवाड़ा से, और शिवपुर घाट जोड़ता है ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। ओके, आगे देखो, आगे उपरमाल है। उपरमाल का जो पठार है वो क्या है? क्या है? क्या है? तो उपरमाल है क्या चीज है? बुराट का पठारी भाग है, हाड़ौती का पठारी भाग है, आबू का पठारी भाग है, या फिर नागौर का पठारी भाग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हाड़ौती पठार का भाग माना जाता है ये। ठीक है, हाड़ौती पठार का भाग माना जाता है ये। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि कहां तक स्थित है तो भैंसरोडगढ़ से, भैंसरोडगढ़ से, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत है। यानी कि भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, और बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो उपरमाल का पठार है, हाड़ौती पठार का ही भाग माना जाता है एक प्रकार से। आगे देखो, आगे है मेसा पठार किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, मेसा पठार, मेसा पठार, मेसा पठार के ऊपर तो दुर्ग स्थित है एक। दुर्ग, कौन सा दुर्ग स्थित है? तो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ही होगा। तो इसके ऊपर क्या स्थित है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। कहां पे है? मेसा के पठार के ऊपर है, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 620 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ओके, ठीक है, चले आगे। आगे देखो, आगे है आडावल, आडावाला पर्वत। आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? तो आपको सीधा सा आंसर है, सिंपल सा आंसर है, क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, कोटा। तो सीधी सी बात है बूंदी हो जाएगा, क्योंकि बूंदी को ही अरावली पर्वतमाला को, अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए क्या कहा जाता है? आडावाला पर्वत भी कहा जाता है। आगे देखो, आगे है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की, मध्य अरावली की अभी बता के आया हूं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी बताओ? नाग पहाड़, गोरमजी, तारागढ़, जरगा। कौन सी है? नाग पहाड़, गोरमजी, तारागढ़ या जरगा। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? सीधा सा आंसर है आपका कौन सा है? मैंने अभी बताया था, ट्रिक के माध्यम से बताया था, गोता ना खा, गोता ना खा। तो खा को तो आप खा ही जाओ, यानी कि तीन ही चोटियां हैं प्रमुख रूप से। तो कौन कौन सी है? गोरमजी, तारागढ़ और नाग पहाड़ हो जाएगी। तो गोरमजी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गोरमजी हो जाएगी, और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 934 मीटर इसकी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आपकी। ओके, चले आगे। आगे देखो, आगे है जारोला बाकर शिखर किस जिले में स्थित है? जारोला बाकर शिखर, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि दक्षिण अरावली के अंदर ही स्थित है, और दक्षिण अरावली के अंदर कौन से जिले के अंदर स्थित है ये भी पूछ लिया जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा? बाकर। अगर बाकर नाम दिख जाए ना तो आप बिना सोचे समझे सीधा कहां पे जाना है? तो सीधा जाना है आपको जालोर पे। कहां जाना है? जालोर पे ही जाना है आपको, और कहीं पे नहीं जाना है। जारोला बाकर किस जिले में स्थित है? सीधी सी बात है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ पे सीधा कहां पे जाना है? जालोर पर ही जाना है। रोजा बाकर भी कहां है? जालोर के अंदर है। सबसे नीचे, यानी कि ट्रिक के माध्यम से बताया था, तो ठीक है, तो उसके अंदर सबसे नीचे झाड़ा, जो झाड़ा बताया था ना ट्रिक के माध्यम से, उसके अंदर जो जारोला बाकर है वो आ जाएगा आपका। ओके, आगे देखो, आगे है मेरवाड़ा पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मेरवाड़ा, मेरवाड़ा पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो ये बताओ कि मेरवाड़ा किस लिए खास है? तो ये करती है मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है, मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है। मारवाड़ को क्या करती है? मेवाड़ से अलग करती है। तो कहां पे स्थित होगी? सीधी सी बात है, कहां पे स्थित होगी? अलवर की पहाड़ियां, मेवाड़, चट्टानी प्रदेश, आबू पर्वत खंड, या फिर मध्य अरावली श्रेणी। बिल्कुल मध्य अरावली श्रेणी के अंदर आपकी ये स्थित हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, चले आगे। आगे देखो, आगे आ जाएगा सुमेलित कीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पूछे आगे
जाएंगे भी। ये देखो कि बरखान, बरखान क्या है, लाठी श्रृंखला क्या है, इंसेलबर्ग क्या है, पलाया क्या है, ये चारें चीजें किससे मिलान करना है आपको। तो सबसे पहले बरखान, बरखान आपको बताया था क्या होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं ना, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो बरखान है, बालू का स्तूप आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, बालू का स्तूप आ जाएगा आपका। आगे देखो लाठी श्रृंखला क्या है, भूगर्भिक जलपट्टी है, बिल्कुल है, मीठे पानी की जलपट्टी है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग क्या है, हाँ बिल्कुल, आबू पर्वत खंड है, कोई दिक्कत नहीं है। आबू, मैंने बताया था कि आबू पर्वत खंड को इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। ओके, पलाया, पलाया बिल्कुल शुष्क झील है, तो बिल्कुल, तो पहले का क्या है, दो, दो यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर लाठी श्रृंखला चार, चार यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर इंसेलबर्ग एक केवल यहाँ पे आ रहा है, तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या दिक्कत, चले आगे, आगे देखो, आगे है स्थलाकृति और अवस्थिति में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 101% आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्थलाकृति और अवस्थिति में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपका बताओ जल्दी से, आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए, भाकर होगा। भाकर पूर्वी सिरोही से संबंधित है या नहीं है, गिरुआ उदयपुर बेसिन से संबंधित है या नहीं है, अभी बता गया था, ये तो है ना, बिल्कुल है ना, क्योंकि उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियां गिरुवाई तो कहलाती है, इसी कारण से उदयपुर बेसिन के अंदर है। भाकर पूर्वी सिरोही के अंदर बिल्कुल है। कांठल चंबल बेसिन के अंदर है क्या बताओ। छप्पन की पहाड़ियां जालोर शिवाना बिल्कुल है, जालोर शिवाना बिल्कुल है, जहां पे नाकोड़ा पर्वत, पीपलू जो थार का गढ़ा कहलाता है वो स्थित है। छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन पर्वत अलग है, छप्पन पर्वत कहाँ है, उदयपुर में है। छप्पन का मैदान कहाँ पे है, ये भी आपको बताया हुआ है। तो कांठल कहाँ है, कांठल चंबल बेसिन में थोड़ी आता है, ये कहाँ पे आता है, माही बेसिन में आएगा। कहाँ पे आएगा, माही बेसिन में आपका आ जाएगा, कांठल आ जाएगा। ओके, चलें आगे देखो, मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। मालानी आग्नेय सेल समूह, मालानी आग्नेय सेल समूह, याद कर लेना, ये याद कर लेना, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद कर लेना कि मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है, क्या पनपा है, मकराना संगमरमर पनपा है, कोटा स्टोन पनपा है, सिकर पाइराइट पनपा है, या फिर जालोर ग्रेनाइट पनपा है। इस बात का अगर पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सीधा जवाब आना चाहिए आपका जालोर ग्रेनाइट। क्या आना चाहिए, जालोर ग्रेनाइट आपका जवाब आना चाहिए। बिल्कुल, यही किससे पनपा है, मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा हुआ, ठीक है। जो ग्रेनाइट है, जालोर का ग्रेनाइट, जालोर ग्रेनाइट पनपा है, बिल्कुल। आगे चलें, आगे देखो, डांगलैंड किसका भाग है, बिल्कुल, डांग की रानी किसको कहा जाता है, डांग की रानी, डांग की रानी, रानी कहा जाता है करोली को, किसको कहा जाता है, करोली को। तो करोली, तो करोली के अंदर करोली पठार, बिल्कुल करोली पठार आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, करोली पठार आ जाएगा। डांगलैंड किसका भाग है, तो करोली पठार का ही भाग है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। डांगलैंड, 49 क्वेश्चन हो गए, जल्दी हो गए क्या, या टाइम ले लिया। लास्ट क्वेश्चन आज का, आज का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में शामिल नहीं है, बांगड़, बांगड़ प्रदेश में शामिल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। बागड़ बांगड़, बागड़ बांगड़, बागड़ बांगड़, क्या होगा, एक तरफ बागड़ आ जाएगा, एक तरफ बांगड़ आ जाएगा, लेकिन बागड़ और बांगड़ में क्या है, फर्क है। तो फर्क क्या है वो बताना है आपको। तो सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, राजसमंद, कौन सा आ जाएगा, कौन सा नहीं होगा बांगड़ के अंदर, आपको पता है, राजसमंद नहीं होगा, ठीक है। सिक्कर, झुंझुनू और चूरू जिले किसके अंदर आ जाएंगे, बांगड़ प्रदेश के अंदर आपके शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर बागड़ का पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, सीधी सी बात है, डूंगरपुर बांसवाड़ा आपका सीधा आंसर हो जाएगा। ओके, हो गए, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में शामिल नहीं है, तो आपका राजसमंद नहीं होगा, राजसमंद नहीं होगा यहाँ पे। हो गए 50 क्वेश्चन अपने पूरे। कोई दिक्कत समस्या आई, आज के क्वेश्चन किस प्रकार के थे, बिल्कुल क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे आपको परीक्षा के अंदर, ये बात नहीं है कि क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, बिल्कुल देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, एक एक चुनिंदा क्वेश्चन उठाया है मैंने। तो देखो सीधी सी बात यह है कि मैं इस फील्ड में नया हूं, नया जरूर हूं लेकिन किसी से कम नहीं। मैं आपको एक एक चीज वो बताऊंगा
जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। तो आप मुझ पे पूरा भरोसा रख सकते हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो ये बात होगी अपनी क्वेश्चनों की। बाकी बात करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल। मैं आपको बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो आया था, कमेंट आया था कि सर आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है आपकी, वहां पे आप हमको क्या भेज दो, इन क्लासेस की पीडीएफ भेज दो। वाह यार, बिल्कुल सही बात है, इंस्टाग्राम आईडी चाहिए आपको, लेकिन नहीं, इंस्टाग्राम आईडी तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो वो टेलीग्राम चैनल कौन सा है आपको बार बार बता चुका हूं, एनडीसी क्लासेस सर्च मारना है आपको, एनडीसी क्लासेस नाम से आपको सर्च मारना है। और क्लास कैसी लगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है, कमेंट जरूर करना है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।